Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, everyone. I hope you're well. Today I'm going to start a new series of विजय प्रताप, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि जितना जल्दी हो सके डेंटल मटेरियल्स के जितना ज़्यादा MCQs को मैं कवर कर सकूं, मैं उन MCQs को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगी. The first MCQs is the first MCQs is the limited shelf life of condensation silicone is usually the result of deterioration of which component? हियर वी कैन से सोचो कि एक डेंटल क्लिनिक है जहाँ पर डॉक्टर अहमद जो है वो इम्प्रेशन मटेरियल जो है वो यूज़ करता है क्राउन बनाने के लिए. उसके पास कंडेंसेशन सिलिकॉन इम्प्रेशन मटेरियल का एक पुराना पैक पड़ा होता है. जब असिस्टेंट मटेरियल मिक्स करता है तो इम्प्रेशन प्रॉपरली सेट नहीं होता. ठीक है, इस एग्जाम्पल से इस MCQs को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सोचो एक डेंटल क्लिनिक है जहाँ डॉक्टर अहमद इम्प्रेशन जो है वो यूज़ करता है क्राउन बनाने के लिए. उसके पास कंडेंसेशन सिलिकॉन इम्प्रेशन मटेरियल का एक पुराना पैक पड़ा होता है. जब असिस्टेंट मटेरियल मिक्स करता है तो इम्प्रेशन जो है वो प्रॉपरली सेट नहीं होता. डॉक्टर हैरान हो जाता है कि एक्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है. फिर लैब टेक्नीशियन बताता है कि सर कंडेंसेशन सिलिकॉन का सबसे सेंसिटिव पार्ट उसका टिन कैटलिस्ट टिन कंपोनेंट होता है. टाइम के साथ ये ख़राब होता है जिसकी वजह से मटेरियल की शेल्फ लाइफ लिमिटेड होती है. इसीलिए द करेक्ट आंसर इज़ द टिन कंपोनेंट. जैसे किचन में बेकिंग पाउडर पुराना हो जाए तो केक प्रॉपरली राइज नहीं करता, वैसे ही डेंटिस्ट्री में अगर टिन कंपोनेंट या टिन कैटलिस्ट डेट्यूरेट कर जाता है तो सिलिकॉन प्रॉपरली सेट नहीं होता, जिसके रिजल्ट में इम्प्रेशन जो है वो डिस्टोर्ट हो सकता है. क्राउन या डेंचर इनएक्यूरेट बन सकता है. इन पेशेंट की का फिटिंग में जो है वो इशू आ सकता है उसके डेंचर्स वगैरह में. याद रखो कि जो कंडेंसेशन सिलिकॉन है उसका जो टिन कंपोनेंट है, कंडेंसेशन सिलिकॉन में जो कैटलिस्ट है वो यूज़ कंडेंसेशन सिलिकॉन जो है एज अ टिन कैटलिस्ट यूज़ होता है. हमारे पास टिन जल्दी डेट्यूरेट होता है, इसीलिए उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम होती है. अगर हम कंडेंसेशन सिलिकॉन को एडिशन सिलिकॉन से कंपेयर करें तो कंडेंसेशन सिलिकॉन ऑल्डर इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल है, बाय प्रोडक्ट की रिलीज़ करता है और इसका बाय प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कोहल होता है. डायमेंशनल स्टेबिलिटी की बात करें अगर कंडेंसेशन सिलिकॉन की, तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी कंडेंसेशन सिलिकॉन की जो है वो कम होती है. एंड इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो टिन यूज़ होता है. एडिशन सिलिकॉन की बात करें तो उसमें प्लाटिनम जो है वो कैटलिस्ट यूज़ करता है और ये मोर स्टेबल होता है एंड शेल्फ लाइफ जो है वो इसकी बेटर होती है कंडेंसेशन सिलिकॉन की एज कम्पेयर टू द एडिशन सिलिकॉन. क्विक कंपैरिजन करें अगर हम लोग कंडेंसेशन सिलिकॉन को एडिशन सिलिकॉन के साथ, तो कंडेंसेशन सिलिकॉन में जो कैटलिस्ट है वो टिन है और एडिशन सिलिकॉन में जो कैटलिस्ट है दैट इज़ प्लाटिनम. कंडेंसेशन सिलिकॉन की स्टेबिलिटी जो है वो थोड़े कम होती है, इसी वजह से कंडेंसेशन सिलिकॉन जो है वो लेस स्टेबल होता है, जबकि एडिशन सिलिकॉन की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, इसी वजह से एडिशन सिलिकॉन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है. कंडेंसेशन सिलिकॉन की शेल्फ लाइफ लिमिटेड क्यों होती है, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है वो वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है. बिकॉज द आंसर इज़ बिकॉज उसका टिन कंपोनेंट टिन कैटलिस्ट जो है वो डेट्यूरेट कर जाता है विद टाइम. देयरफॉर कंडेंसेशन सिलिकॉन की जो शेल्फ लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है. इमेजिन करो कि एक ओल्ड हमारे पास मेडिसिन बॉटल जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है और या फिर मेडिसिन जो वीक हो गई है, सेम तरह से कंडेंसेशन सिलिकॉन में टिन कंपोनेंट वीक डेट्यूरेट हो जाता है और इसी वजह से मटेरियल जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता. प्लाटिनम जो है वो हमारे पास एडिशन सिलिकॉन में नहीं होता. ठीक है, टिन कंपोनेंट जो है वो हमारा कंडेंसेशन सिलिकॉन में होता है, इसी वजह से द करेक्ट आंसर इज द कंडेंसेशन सिलिकॉन. Now we have a second MCQs. Here we can say a second MCQs. The second MCQs, अगर second MCQs की बात करें, the second MCQs is the restorative resins currently most popularly जो है वो हमारे पास यूज़ होता है. That is the microfilled composite. ठीक है, सोचो कि एक पेशेंट जो है वो क्लिनिक में आता है. एक पेशेंट क्लिनिक में आता है और वो कहता है कि डॉक्टर मेरे फ्रंट टीथ में फिलिंग चाहिए, लेकिन फिलिंग ऐसी हो जो बिल्कुल नेचुरल हो. ठीक है, डॉक्टर सना उसे डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो दिखाती है जिसमें एक्रेलिक रेजन होता है एंड शी ऑल्सो एक्सप्लेन मटेरियल्स को दिखाने के साथ वो उन मटेरियल्स को एक्सप्लेन भी करती है कि जो एक्रेलिक रेजन होगा वो जल्दी रफ हो जाएगा. अगर आप अनफिल्ड रेजन को चूज़ करती हो तो ये थोड़ा वीक होता है, और अगर आप पॉलीयूरिथेन मटेरियल को यूज़ करेंगी तो ये कॉमन यूज़ में नहीं आता. लेकिन माइक्रोफिल्ड
कॉम्पोजिट इज़ द बेस्ट वन, जो कि स्मूथ भी है, शाइनी भी है एंड तुथ जैसा ब्यूटीफुल जो है वो होता है। डॉक्टर कहती है कि अगर एस्थेटिक और पॉलिश सबसे बेस्ट चाहिए तो माइक्रोफिल्ड कॉम्पोजिट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसीलिए ये रेस्टोरेटिव रेजन्स बहुत पॉपुलर होता है, स्पेशली इन द एंटीरियर टीथ। देयरफॉर द करेक्ट आंसर here the correct answer of the second MCQs is the microfilled composite resins। थर्ड MCQs की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा आंसर है फॉर्मेशन ऑफ द कोरोजन प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो अमेल्गम से रिलेटेड जो है वो इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास अमेल्गम से रिलेटेड जो है वो डिस्कस किया गया है। सोचो कि एक पेशेंट ने 5 साल से अमेल्गम की फिलिंग करवाई थी। ठीक है, 5 साल पहले एक पेशेंट ने अमेल्गम की फिलिंग करवाई थी। शुरू में फिलिंग और टूथ के दरमियान जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक गैप जो है वो उस टाइम पे बन जाता है और बैक्टीरिया स्लाइवा फ्लूइड जो है वो अंदर जो है वो उस गैप से जो है वो बैक्टीरिया स्लाइवा एंड फ्लूइड जो है वो अंदर जा सकते हैं। लेकिन कुछ मंथ्स के बाद डॉक्टर नोटिस करता है कि लीकेज जो है वो कम हो गई उस एरिया में। क्यों? बिकॉज अमेल्गम सरफेस पर कोरोजन प्रोडक्ट्स जो है वो बन गए, जो कि गैप को जो है वो सील कर देते हैं। ये कोरोजन प्रोडक्ट्स बिल्कुल सीमेंट की तरह जो है वो टाइनी जो है वो स्पेसेस को फिल कर देते हैं। इसीलिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कोरोजन प्रोडक्ट। इस एग्जाम्पल को एक बार दोबारा से मैं कोट करती हूँ। सोचो कि एक पेशेंट ने 5 साल पहले अमेल्गम की फिलिंग करवाई थी। शुरू में फिलिंग और टूथ के दरमियान माइक्रोस्कोपिक गैप था। उस गैप को बैक्टीरिया स्लाइवा फ्लूइड जो है वो अंदर उस गैप से जो है वो बैक्टीरिया स्लाइवा एंड फ्लूइड जो है वो अंदर जा सकते थे। लेकिन कुछ मंथ के बाद डॉक्टर नोटिस करता है कि वो जो लीकेज जो है वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो अमेल्गम मटेरियल की जो सरफेस थी, जो अमेल्गम फिलिंग की जो सरफेस थी, वहाँ पर कोरोजन प्रोडक्ट्स बन गए और उसने उस गैप को जो है वो सील कर दिया। ये कोरोजन प्रोडक्ट बिल्कुल सीमेंट की तरह जो है वो टाइनी स्पेसेस को फिल कर देते हैं। इसी वजह से द करेक्ट आंसर इज द फॉर्मेशन ऑफ द कोरोजन प्रोडक्ट्स। सोचो कि बारिश के बाद रोड में जो है वो क्रैक आ जाते हैं, तो टाइम के साथ अगर डस्ट मड या पार्टिकल्स अगर हमारे पास उस क्रैक को फिल कर देंगे या फिल कर देते हैं और पानी का लीकेज जो है वो हमारे पास कम हो जाता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास अमेल्गम जो है वो कोरोजन प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं और हमारे मार्जिनल गैप को ये फिल कर देता है। इसी वजह से लीकेज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। मार्जिनल लीकेज की अगर हम लोग बात करें तो मार्जिनल लीकेज या माइक्रो लीकेज का मतलब होता है कि टाइनी गैप के थ्रू बैक्टीरिया फ्लूइड एंड स्टेन्स टूथ और रेस्टोरेशन के दरमियान एंटर करते हैं। अमेल्गम में एग्जैक्टली ये होता क्यों है? अमेल्गम मुंह के अंदर हमारे मुंह में टाइम के साथ थोड़ा कोरोड जो है वो होता है एंड कोरोजन प्रोडक्ट्स बनते हैं। कोरोजन प्रोडक्ट्स जो अमेल्गम में बनते हैं दोज आर टिन ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। ये प्रोडक्ट्स हमारे पास मार्जिन को जो है वो सील कर देते हैं एंड लीकेज जो है वो कम कर देते हैं। इजी मेमोरी ट्रिक में आप इसको इस तरह से मेमोराइज कर देते हैं कि याद रखो कि जो हमारे पास मार्जिनल गैप है वो हमारे पास कॉरिडोर है, जबकि हमारे पास जो कोरोजन प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास ब्लॉकेज मटीरियल है। कोरोजन जो है वो लीकेज को कम करता है। अगर हम लोग दूसरे ऑप्शंस की बात करें, जैसा कि यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस में हमारे पास कैविटी वार्निश आ गया। ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग ऑप्शन। वाई? बिकॉज इनिशियली ये हेल्प करता है बट प्राइमरी लॉन्ग टर्म रीज़न नहीं है। वाटर सॉर्प्शन की बात करें तो ये कॉम्पोजिट मटेरियल में ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। ये कॉम्पोजिट मटेरियल में ज़्यादा रेलिवेंट होता है, नॉट इन अमेल्गम रेस्टोरेशन। और अगर हम लोग अपने थर्ड ऑप्शन की बात करें दैट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ द एलॉय, तो मेन मैकेनिज्म नहीं है ये लीकेज रिडक्शन का। इसको हम लोग एक क्लिनिकल सिनेरियो से कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक ओल्ड अमेल्गम फिलिंग जो है वो स्टार्टिंग में स्लाइट सेंसिटिविटी देती है, जबकि फ्यू मंथ्स लेटर सेंसिटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। रीज़न इसका क्या है? बिकॉज कोरोजन प्रोडक्ट्स सील कर देते हैं हमारे पास उन मार्जिनस को, उन मार्जिनल गैप्स को। अगर हम लोग अमेल्गम को, कंपोजिट को एंड जीआईसी को, जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास रेस्टोरेटिव मटेरियल्स होते हैं ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में, इनको कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो अमेल्गम होती है इसमें कोरोजन प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसी वजह से जो है वो हमारे पास लीकेज रिड्यूस होती है और ये मैकेनिकली बॉन्ड करते हैं। जबकि कंपोजिट की बात करें तो इसमें हमारे पास बॉन्डिंग एजेंट्स आ जाते हैं और जीआईसी जो है वो केमिकली बॉन्ड करते हैं। अमेल्गम रेस्टोरेशन में जो हमारे पास मार्जिनल लीकेज होती है वो वक्त के साथ क्यों डिक्रीज होती है? ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वाइवा। रीज़न हमारे पास ये होता है बिकॉज द कोरोजन प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं जो मार्जिनल गैप को सील कर देते हैं।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यहाँ पर मेमोराइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द नंबर 1, अमेलगम का कोरोजन जो है वो समटाइम्स बेनिफिशियल होता है। नंबर 2, कोरोजन प्रोडक्ट्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक गैप्स को फिल कर देते हैं। एंड नंबर 3, इसीलिए ओल्ड अमेलगम रेस्टोरेशन में लीकेज जो है वो कम होती है। इमेजिन करो कि एक वॉल में टाइनी क्रैक है, धीरे धीरे जो है वो मट्टी उस क्रैक को फिल कर रही है। सेम वे में कोरोजन प्रोडक्ट्स अमेलगम मार्जिन को सील कर देती है। ठीक है, नाउ कम टू द एमसीक्यूज नंबर 4। ठीक है, इसमें हम वापस आ जाते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट के पीएच से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज में पूछा गया है। द पीएच ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट बिकम्स न्यूट्रल। तो ये हमारे पास 24 से 48 आवर्स में न्यूट्रल होती है। सोचिए डॉक्टर अली एक पेशेंट का क्राउन सीमेंट कर रहा होता है, ठीक है, यूजिंग जिंक फॉस्फेट सीमेंट। जब सीमेंट फ्रेशली मिक्स होता है तो वो काफ़ी एसिडिक होता है, पेशेंट को थोड़ा सेंसिटिविटी भी फील करा सकती है। ठीक है, असिस्टेंट पूछता है कि सर ये एसिडिटी कब तक ख़त्म हो सकती है। डॉक्टर कहता है कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट को न्यूट्रल होने में अराउंड 24 टू 48 आवर्स लगते हैं, मतलब 1 से 2 दिन। इसीलिए द करेक्ट आंसर इज 24 टू 48 आवर्स। सोचो गर्म चाय भी फ्रेशली जो है वो हमारे पास सोचो गर्म चाय भी जो है वो हमारे पास अभी फ्रेशली जो है वो बनी है। स्टार्ट में आप देखोगे तो वो बहुत हॉट होगी, लेकिन टाइम के साथ जो है वो नॉर्मल हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम देखें तो हमारे पास जो फ्रेश जिंक फॉस्फेट सीमेंट होता है वो एसिडिक होता है। 24 से 48 आवर्स के बाद ये हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है 1 से 2 दिन में। जिंक फॉस्फेट सीमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास पाउडर एंड लिक्विड से हमारे पास जिंक फॉस्फेट सीमेंट बनता है। लिक्विड में हम फॉस्फेरिक एसिड जो है वो यूज़ करते हैं। इसी वजह से फ्रेश मिक्स जो हमारे पास होता है उसमें पीएच जो है वो लो होती है और इनिशियली पल्प इरिटेशन जो है वो इसमें हो सकती है जिंक फॉस्फेट सीमेंट से। लेकिन टाइम के साथ जैसे एसिडिटी डिक्रीज होती है तो पीएच जो है वो न्यूट्रल हो जाती है। इसको आप इस तरह से इजी मेमोरी ट्रिक जो है वो मेमोराइज करने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिंक फॉस्फेट नीड्स 2 डेज टू काम डाउन। 2 डेज 24 टू 48 आवर्स एग्जैक्टली। अगर कैविटी डीप हो तो अगर कैविटी डीप हो, पल्प नियर हो, तो जिंक फॉस्फेट जो है वो डायरेक्टली जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये इससे जो है वो हमारे पास सेंसिटिविटी हो सकती है। इसीलिए कैविटी लाइनर और बेस को जो है वो हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। कैविटी लाइनर और बेस को जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर पल्प प्रोटेक्शन। अगर हम लोग दूसरे ऑप्शन को देखें जिसमें हमारे पास 30 टू 60 मिनट्स हैं तो दैट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन, बिकॉज इतनी जल्दी जो है वो न्यूट्रल नहीं होती हमारी जिंक फॉस्फेट सीमेंट। अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को देखें दैट इज़ 4 टू 6 आवर्स, तो इसमें भी स्टिल एसिडिक जो है वो रहती है हमारी जिंक फॉस्फेट सीमेंट। और अगर हम लोग 1 वीक के ऑप्शन को देखें तो ये बहुत ज़्यादा ही टाइम है। अगर आप इसको आप क्लिनिकली अगर आप रिलेट करना चाहते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग तो आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक पेशेंट क्राउन सीमेंटेशन के बाद कहता है कि डॉक्टर ठंडी चीज़ पे हल्का पेन हो रहा है। डॉक्टर से एक्सप्लेन करता है कि सीमेंट इनिशियली एसिडिक था, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, देयर फॉर यू आर फीलिंग पेन। आफ्टर 1 to 2 डेज सेंसिटिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इनिशियल जो पीएच होती है जिंक फॉस्फेट की वो एसिडिक होती है। न्यूट्रल पीएच जो है वो विद टाइम जो हमारे पास 24 से 48 आवर्स में 1 से 2 दिन में होती है। और मेन एसिडिक जो है वो हमारे पास जो एसिड जो हमारे पास मेन यूज़ होता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट में वो हमारे पास होता है फॉस्फोरिक एसिड। जिंक फॉस्फेट सीमेंट इनिशियली एसिडिक क्यों होती है, जो कि वाइवा में अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसका रीज़न ये है बिकॉज इसमें फॉस्फोरिक एसिड जो है वो होता है, इस वजह से आपको इनिशियली जिंक फॉस्फेट सीमेंट जो है वो एसिडिक होती है और इनिशियली सीमेंटेशन करते हुए एसिड सेंसिटिविटी जो है वो सेंसिटिविटी पेशेंट फील कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 से 3 जो कि इंपॉर्टेंट जो है आपको ज़रूरी जो है वो समझने चाहिए और आपको याद रहने चाहिए। द नंबर 1 इज़ द जिंक फॉस्फेट सीमेंट फ्रेशली जो है एसिडिक होता है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास न्यूट्रल होती है पीएच वो होती है 24 से 48 आवर्स में, कम से कम 1 से 2 दिन लगते हैं न्यूट्रल होने में जिंक फॉस्फेट सीमेंट की पीएच को। डीप कैविटीज़ में पल्प प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस वजह से डायरेक्टली हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इमेजिन करो कि एक एंग्री पर्सन है जो कि धीरे धीरे 2 दिन में जो है वो काम हो जाता है। सेम वे में जिंक फॉस्फेट सीमेंट भी कम से कम 1 से 2 दिन में काम होती है, न्यूट्रल होने में टाइम लेती है। विच मेटल जो है वो एक्सपेंड ऑन ओके। इसके बाद हम वापस अगर हम बात करें द नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास नंबर 5 एमसीक्यूज है। विच मेटल्स जो है वो एक्सपेंड ऑन फ्रॉम द मोल्टन स्टेट, ठीक है, इसमें हमारे पास द करेक्ट आंसर इज द बिस्मथ एंड एंटीमनी। सोचो एक
फैक्ट्री है, मेटल की फैक्ट्री है, ठीक है। मेटल फैक्ट्री में मॉल्टन मेटल्स को मोल्ड में डाला जाता है। नॉर्मली जब हम आपस मेटल्स जो है वो ठंडे होते हैं तो हम आपस श्रिंक करते हैं, साइज़ जो है वो उनका छोटा होता है नॉर्मली, अगर हम लोग किसी भी मेटल की बात करें। लेकिन इंजीनियर जो है वो हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि बिस्मथ एंड एंटिमनी जो है वो कूल होने के बाद श्रिंक नहीं हो रहे, बल्कि वो उल्टा एक्सपेंड कर गए हैं। वर्कर कहते हैं कि सर ये स्पेशल मेटल है क्या? अक्सर देखा जाए तो बाकी सारे मेटल जो है वो कूल होने के बाद हम आपस श्रिंक कर रहे हैं, जबकि बिस्मथ एंड एंटिमनी को अगर हम लोग देखें तो ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि कूल होने के बाद एक्सपेंड कर रहे हैं, ये सॉलिडिफाई होते वक्त एक्सपेंड करते हैं। इसलिए द करेक्ट आंसर इज बिस्मथ एंड एंटिमनी। सोचो पानी को अगर हम लोग फ्रीज़र में रखें तो लिक्विड वाटर हमारे पास जो है वो आप फ्रीज़र में रखोगे तो वो आइस बन जाता है और आइस से उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सेम हमारे पास बिस्मथ एंड एंटिमनी का भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये बिल्कुल अनयूजुअल सा इनका बिहेवियर होता है। बिल्कुल वैसे ही बिस्मथ और एंटिमनी भी मॉल्टन से सॉलिड होते वक्त थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। मोस्ट मेटल्स जो हमारे पास होते हैं मॉल्टन से सॉलिड स्टेट में जब जाते हैं तो वो श्रिंक होते हैं। लेकिन बिस्मथ एंड एंटिमनी की एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास तो ऐसे मेटल है जो मॉल्टन से सॉलिड स्टेट पर जाते हैं तो ये एक्सपेंड करते हैं। ये डेंटिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है बिकॉज कास्टिंग बिहेवियर की वजह से, डायमेंशनल चेंजेस की वजह से, एलॉय पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। और ये चीज़ जो है वो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। आप इसको जो है वो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, बाय आंट, बाय फॉर बिस्मथ एंड आंट फॉर एंटिमनी, दोनों जो है वो बिल्कुल अनयूजुअल एक्सपेंशन शो करते हैं। डेंटल एलॉय की अगर हम लोग बात करें तो डेंटल एलॉयज़ में कभी कभी स्मॉल अमाउंट में बिस्मथ एंड एंटिमनी को जो है वो एंटिमनी की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाइड करने के लिए भी जो है वो ऐड किया जाता है। लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप इनको ऐड करोगे तो डायमेंशनल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। दूसरे ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास दूसरे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें हमारे पास दूसरे ऑप्शंस आ जाते हैं प्लाटिनम एंड पैलेडियम। प्लाटिनम एंड पैलेडियम की अगर हम बात करें तो प्लाटिनम एंड पैलेडियम जो है वो नॉर्मली श्रिंक करता है। एंड अगर हम लोग इरेडियम एंड लेड की बात करें ये भी श्रिंक करता है कूलिंग पे। और अगर हम लोग इंडियम एंड स्ट्रॉन्शियम की बात करें तो टिपिकली इनमें कॉन्ट्रैक्शन बिहेवियर होता है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू दिस एमसीक्यूज वो हमारे पास ये होता है कि कौन सा मेटल जो है वो कौन से मेटल्स होते हैं जो सॉलिडिफिकेशन पर एक्सपेंड करते हैं। तो करेक्ट आंसर एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड बिस्मथ एंड एंटिमनी, ठीक है। मोस्ट मेटल्स कूल होने पर श्रिंक करते हैं एक्सेप्ट दीज टू, बिस्मथ एंड एंटिमनी, दीज एक्सपेंड ऑन सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। इसको आप वही एक फ्रिज या फ्रीज़र जो है वो उसकी एग्जांपल से आप इसको जो है वो लिंक कर सकते हैं। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज़ द 6 एमसीक्यूज जो कि हमारे पास है कि स्प्रू मटेरियल्स जो है वो हमारे पास स्प्रू मटेरियल जो है कैन बी फैब्रिकेटेड फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यूज अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है कि स्प्रू मटेरियल जो फैब्रिकेट होता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो लग रहा है नन ऑफ द अबव, बिकॉज स्प्रू कैन एक्चुअली बी मेड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज मटीरियल्स, ठीक है। सोचो डेंटल लैब में टेक्नीशियन जो है वो क्राउन कास्टिंग प्रिपेयर कर रहा है, उसने जो मॉल्टन मेटल को मोल्ड तक ले जाने के लिए एक रोड मैप चाहिए होगा उसे, ठीक है। ये जो हमारे पास रोड होती है इसमें आप स्प्रू जो है वो यूज़ करते हो। स्प्रू को आप किस तरीके से जो है वो लैब टेक्नीशियन डिफरेंट मटेरियल से जो है वो यूज़ करके बना सकता है। इसमें आप वैक्स स्प्रू जो है वो आप बना सकते हो, प्लास्टिक स्प्रू बना सकते हो, रेजन स्प्रू बना सकते हो, स्टेनलेस स्टील जो है वो हमारे पास स्प्रू फॉर्मर होता है। स्टूडेंट जो है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है एंड ही आस्क अ क्वेश्चन, सर कौन सा मटेरियल स्प्रू के लिए जो है वो यूज़ नहीं होता। तो टेक्नीशियन जो है वो थोड़ा ही लाफ्ड एंड ही वाज लाइक कि सब यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। हम वैक्स को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, हम रेजिन को भी यूज़ कर सकते हैं, हम स्टेनलेस स्टील को भी यूज़ कर सकते हैं, हम प्लास्टिक मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम सारे मटेरियल्स को जो है वो स्प्रू के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन अगर हम लोग स्प्रू की बात करें, एग्जैक्टली स्प्रू होता क्या है, व्हाट इज़ अ स्प्रू। स्प्रू हमारे पास पाथवे और चैनल है थ्रू विच मॉल्टन या मेटल जो वो एंटर करता है मोल्ड में ड्यूरिंग
कास्टिंग, सोचो वाटर टैंक से पाइप के थ्रू पानी जो है वो ट्रेवल करता है, ठीक है, वैसे ही मॉल्टन एलॉय स्प्रू के थ्रू मोल्ड में चाहते हैं, ठीक है, विदाउट स्प्रू कास्टिंग जो है वो इम्पॉसिबल है। वैक्स की बात करें तो ये हमारे पास कॉमन पैटर्न स्प्रू में यूज़ होते हैं। रेजन की बात करें, रेजन मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग स्प्रू पैटर्न में यूज़ होते हैं, जबकि प्लास्टिक मटेरियल जो है वो प्री फैब्रिकेटेड स्प्रूज के तौर पर यूज़ होता है, और स्टेनलेस स्टील स्प्रू फॉर्मर के तौर पर यूज़ होता है। इसीलिए सारे ऑप्शन जो है वो इसके अंदर जो है वो करेक्ट हैं। ओके, आप इसको जो है वो इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि स्प्रू का काम सिर्फ मॉल्टन मेटल को गाइड करना है। मटेरियल डिफरेंट जो है वो हो सकता है, सो हम डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। स्प्रू का काम सिर्फ मॉल्टन मेटल को गाइड करना होता है। एक डेंटल टेक्नीशियन जो है वो कास्ट कर रहा था, ठीक है, उसने वैक्स पैटर्न बनाया, प्लास्टिक स्प्रू को अटैच किया, दूसरी कास्ट में स्टेनलेस स्टील स्प्रू जो है वो फॉर्मल यूज़ किया, दोनों कास्टिंग सक्सेसफुल रही बिकॉज हम सारे मटेरियल्स को जो है वो स्प्रू बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर स्प्रू से रिलेटेड ये है कि स्प्रू का एग्जैक्टली काम क्या होता है। स्प्रू का काम हमारे पास मॉल्टन मेटल को फ्लो करवाना होता है, एयर गैसेस को स्कैप करवाना होता है, और श्रिंकेज कंपनसेशन में हेल्प कराता है। स्प्रू जो है वो किस मटेरियल से जो है वो बन सकता है, ये वाइवा में मोस्ट कॉमनली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जैसा कि स्प्रू जो है वो हमारे पास मल्टीपल मटेरियल से फैब्रिकेट किया जा सकता है, जिसमें वैक्स है हमारे पास, रेजिन है हमारे पास, प्लास्टिक मटेरियल है और स्टेनलेस स्टील, ये सब मटेरियल से हम स्प्रू को बना सकते हैं। वैक्स जो है वो मोस्ट कॉमन होता है इसमें यूज़ स्प्रू के लिए, एंड स्टेनलेस स्टील स्प्रू फॉर्मर्स भी यूज़ होते हैं, एंड इसी वजह से जो है वो नन ऑफ द अबव जो है वो हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑलराइट, द 7 MCQs जो है वो हमारे पास रॉथ कोल्ड एलॉय से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास ये है कि रॉथ कोल्ड एलॉय जो है वो यूज होते हैं डेंटिस्ट्री में प्राइमरीली एज वायर्स, ठीक है। क्यों? सोचो, ऑर्थोडोंटिक क्लिनिक में डॉक्टर हिना जो है वो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कर रही है, असिस्टेंट उसको एक शाइनी फ्लेक्सिबल गोल्ड कलर जो है वो वायर देता है। स्टूडेंट पूछता है कि सर ये गोल्ड एलॉय किस फॉर्म में यूज़ होता है। डॉक्टर एक्सप्लेन करती है कि जो रॉथ गोल्ड एलॉयज़ जो हमारे पास होते हैं, एलॉयज़ को हम मेनली वायर्स बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग होती है, इसी वजह से जो है वो वायर्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। रॉथ का मतलब है कि मेटल को मैकेनिकली वर्क किया गया हो, जैसे रोलिंग हो गई हमारे पास, इसके अलावा ड्राइंग एंड बेंडिंग हमारे पास आ जाती है। इस प्रोसेस को करने का मेन एग्जैक्टली हमारे पास रीज़न क्या होता है, इस प्रोसेस से हमें स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है मटेरियल की। सोचो, लोहे की जो एक रॉड है, इसको आप रिपीटेडली पुल और बेंड करोगे तो वो शेप चेंज करेगी, वो स्ट्रॉन्गर भी हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जो हमारे पास रॉथ गोल्ड एलॉयज होते हैं, मैकेनिकली ये वर्कड होते हैं ताकि वायर्स बन सकें। डेंटिस्ट्री में जो हमारे पास मेन यूज़ होता है इनका, वो ऑर्थोडोंटिक वायर्स के लिए यूज़ होता है, क्लैप्स बनाने के लिए यूज़ होता है, एंड इसमें स्मॉल कनेक्टर्स के तौर पर भी हम इनको यूज़ करते हैं, बिकॉज फ्लेक्सिबल है, कोरोजन रेजिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड करती है, एंड ये वर्केबल होती हैं। अगर हम लोग दूसरे मटेरियल्स को, अगर हम लोग दूसरे ऑप्शंस को इनके साथ कंपैरिजन करें, एज वी कैन सी द अदर ऑप्शंस, तो दूसरे ऑप्शन पे हमारे पास आ जाता है फुल क्राउन, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। रीज़न हमारे पास ये है कि यूजली जो हमारे पास कास्ट गोल्ड एलॉयज जो वो यूज़ होते हैं फॉर फुल क्राउन। इन लेस की बात करें, इट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग, बिकॉज रीज़न हमारे पास ये कास्ट रेस्टोरेशन में यूज़ होते हैं, जबकि आर्च बार्स की बात करें तो ये मेनली स्टेनलेस स्टील्स के होते हैं, एंड मेटल सैरामिक्स की बात करें तो स्पेशल सैरामिक एलॉयज इसमें जो है वो यूज़ होते हैं। रॉड्स को अगर हम लोग देखें तो ये वर्क करता है इनटू वायर्स, इसको हम इजीली इस तरह से याद कर सकते हैं, जो रॉड कॉल्ड एलॉय होती है ये मैकेनिकली वर्क करते हैं और मेन यूज़ इनका वायर्स के तौर वायर्स हैं। एक ऑर्थोडोंटिक पेशेंट अगर ब्रेसेस लगवाने के लिए आएगा तो डॉक्टर ने इसके लिए एक फ्लेक्सिबल जो है वो वायर चूज़ करनी है, ठीक है, और टूथ मूवमेंट जो है स्मूथली जो है वो स्टार्ट करानी है, इसलिए स्टूडेंट जो है वो पूछता है कि ये वायर इतना बेंडेबल क्यों है, तो डॉक्टर इसको कहता है बिकॉज इट्स अ रॉड एलॉय, ठीक है। अगर हम लोग कास्ट कोल्ड एलॉय को कंपेयर करें एंड रॉड कोल्ड एलॉय को कंपेयर करें, तो जो रॉड कोल्ड एलॉयस होते हैं हमारे पास, कंपेयर करें कास्ट कोल्ड एलॉय के साथ, तो मेन यूज इसका इनले एंड कास्ट कोल्ड एलॉयज का जो मेन यूज़ है वो क्राउन्स एंड इनलेस के लिए होता है, जबकि रोथ कोल्ड एलॉयज को वायर्स के लिए यूज़ किया जाता है। रोथ कोल्ड एलॉय का जो प्राइमरी डेंटल यूज़ है, ये मोस्ट कॉमनली जो है वो वाइवा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो इसका आंसर है वायर।
कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास 2 से 3 पॉइंट है जिनको आपने यहाँ पर याद रखना है। वो हमारे पास आ जाता है नंबर 1 रोथ कॉल्ड एलॉयज जो होते हैं वो मैकेनिकली वर्कड होते हैं। नंबर 2 ये फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 3 जो है ये डेंटिस्ट्री में जो है वो मेनली जो है वो वायर्स के तौर पर जो है यूज़ होते हैं। इमेजिन करो कि गोल्ड को आप खींचकर थिन शाइनी फ्लेक्सिबल वायर जो है वो अगर बनाई जा रही है तो दिस इज रोथ कॉल्ड एलॉय यूज एज डेंटल वायर्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है नंबर 8 एमसीक्यूज। इसमें हमारे पास बोल रहे हैं कि अ टाइप 4 पार्शियल डेंचर कोल्ड एलॉय एक्सीड्स अ बेस मेटल एलॉयज एंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो सकता है? ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फिर इसके आंसर के ऊपर जो है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। सोचो कि डेंटल लैब में हमारे पास 2 डिफरेंट मेटल के जो फ्रेमवर्क्स जो है वो टेबल पर रखे हुए हैं। डेंटल लैब में 2 डिफरेंट मेटल फ्रेमवर्क्स जो वो टेबल पर रखे हुए, एक जो है वो हमारे पास टाइप 4 गोल्ड एलॉय पार्शियल डेंचर है और दूसरा हमारे पास बेस मेटल एलॉय का फ्रेमवर्क है। दोनों सेम साइज़ के हैं, लेकिन टेक्नीशियन जो है वो एक को उठाता है और कहता है कि ये जो गोल्ड एलॉय वाला जो है वो ये ज़्यादा हैवी लग रहा है। स्टूडेंट पूछता है कि सर सेम साइज़ होने के बावजूद हैवी क्यों है? हमारे पास जो गोल्ड एलॉय है वो हैवी क्यों है? तो टेक्नीशियन जो है वो इसे रिप्लाई करता है बिकॉज गोल्ड एलॉयज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये ज़्यादा हमारे पास हैवी लग रहा है। ठीक है, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्जैक्टली होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल का जो हैवीनेस है या फिर जो हमारे पास जो डेंसिटी होती है कंपेयर टू द वाटर, वो इसकी कहलाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स मटेरियल ज़्यादा हैवी फील होगा। सोचो कॉटन का एक बॉल है और एक सेम साइज़ का स्टोन है हमारे पास, दोनों सेम साइज़ के हैं, बट जो हमारे पास जो स्टोन साइज़ है वो जो स्टोन साइज़ वाला है वो ज़्यादा हैवी होगा। क्यों? क्योंकि उसकी हायर डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी है। बिल्कुल वैसे ही जो हमारे गोल्ड एलॉय होते हैं बेस मेटल्स एलॉय से ज़्यादा हैवी होते हैं। वाई टाइप 4 गोल्ड एलॉय इज हैवी? बिकॉज गोल्ड नेचुरली जो है वो डेंस मेटल है एंड ये हैवी होता है एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। और जो बेस मेटल्स होते हैं जिसमें निकल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, ये कंपैरेटिवली जो है ये लाइटर होते हैं। ठीक है, Therefore the correct answer is the specific gravity गोल्ड एलॉय में ज़्यादा होती है। गोल्ड हमारे पास हाई डेंसिटी होती है इसमें, इसी वजह से इसमें हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो पाई जाती है। पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क की अगर हम लोग बात करें, इसके साथ एक क्लिनिकल अगर आप को रिलेशन करोगे या क्लिनिकल कनेक्शन करके आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो एक क्लिनिकल एग्जाम्पल से, तो जो गोल्ड का एलॉय होंगे वो हैवी होंगे बट ईजी टू एडजस्ट होंगे, लेकिन बेस मेटल जो है वो लाइटर होते हैं एंड स्टिफर होते हैं। अगर हम लोग कंपेरिजन करें प्रॉपर्टीज़ की, जैसे कि हमारे पास वेट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी गोल्ड एलॉय की एंड बेस मेटल एलॉय की, तो जो हमारे गोल्ड मेटल एलॉयज़ होते हैं उसमें हमारे पास जो बाय वेट अगर हम देखें तो गोल्ड मेटल एलॉय हेवी होते हैं, जबकि बेस मेटल एलॉय बाय वेट जो है वो लाइटर होते हैं। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो गोल्ड एलॉय की हाई होती है, जबकि बेस मेटल एलॉय की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लोअर होती है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो गोल्ड मेटल एलॉय की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि बेस मेटल एलॉय की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। टाइप 4 गोल्ड एलॉय कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी में बेस मेटल एलॉय से ज़्यादा होती है? टाइप 4 गोल्ड एलॉय की वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे पास बेस मेटल एलॉय से ज़्यादा होती है? ये भी एक वाइवा क्वेश्चन है जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, जो कि मैंने अपने पास एक नोट कर दिया था। तो वो है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड जो कि आपको याद होने चाहिए। तो नंबर 1 गोल्ड एलॉयज डेंस और हैवी होता है। ठीक है, नंबर 2 बेस मेटल एलॉयज हार्डर और स्टिफर जो है वो हमारे पास होते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी गोल्ड एलॉय की जो है वो ज़्यादा होती है। आप इसको एक फाइनल इस तरह से एग्जांपल से भी इमेजिन कर सकते हो कि सेम साइज़ के आपके पास 2 क्यूब्स हैं। ठीक है, एक फॉर्म वाला क्यूब है और एक प्योर गोल्ड का क्यूब है। तो गोल्ड क्यूब बहुत हैवी होगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, और ये जो हैवीनेस हमारे पास हो रही है हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से होती है। ठीक है, तो नंबर 9 एमसीक्यूज हमारे पास जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द जिप्सम। इसमें हमारे पास पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग हीटिंग जिप्सम अगर हम लोग हीट करें जिप्सम इन्वेस्टमेंट को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास जो कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं, तो इसमें कौन सी स्पेसिफिक गैस होती है जो उस टाइम पे रिलीज़ होगी? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जस्ट थिंक, डेंटल लैब में टेक्नीशियन जो है वो कास्टिंग प्रोसीजर कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मटेरियल को फर्नेस में बहुत हाई टेम्परेचर पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हीट किया जाता है,
तो जब जिप्सम इन्वेस्टमेंट इतना हीट होता है तो उसमें से केमिकल ब्रेक डाउन जो है वो स्टार्ट जो है वो हो जाता है। लेकिन लैब में जो एक हल्की सी इरिटेशन एंड गैस स्मेल जो फील होगी ड्यूरिंग दैट केमिकल ब्रेक डाउन, वो स्मेल जो होती है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की होती है। स्टूडेंट जो है वो टेक्नीशियन से क्वेश्चन करता है कि सर ये जो गैस है, ये जो स्मेल में वी आर फीलिंग इन अ लैब, ये किस चीज़ की स्मेल है। दैन टेक्नीशियन जो है वो उसे प्रॉपर्ली गाइड करता है कि जब जिप्सम इन्वेस्टमेंट हाई टेम्परेचर पर हम जो है वो इसे रखते हैं या हाई टेम्परेचर पर जब हम इसे हीट देते हैं तो वहाँ तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है। Most important concept that is very important that you know about the gypsum investment, कि gypsum investment में exactly जो है वो हम देखा जाए तो इसमें कैल्शियम सल्फेट कंपाउंड्स जो है वो होते हैं। जब बहुत ज़्यादा हीट मिलती है तो ये डीकम्पोजिशन जो है वो होती है जिप्सम इन्वेस्टमेंट की, और इसी वजह से जो है वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होती है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि सल्फर डाइऑक्साइड जो एग्जैक्टली रिलीज़ क्यों हो रही है, कि जिप्सम इन्वेस्टमेंट में हमारे पास कैल्शियम सल्फेट कंपाउंड्स होते हैं और जब बहुत ज़्यादा हीट मिलती है जिप्सम इन्वेस्टमेंट मटेरियल को तो डीकम्पोजिशन होती है इनकी एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ से रिलीज़ होते हैं। इसको आप प्रेशर कुकर की एग्जांपल से भी आप इसको लिंक कर सकते हो कि जब इसको ओवर हीट हो जाता है प्रेशर कुकर तो वहाँ से जो है वो हमारे पास जो भी स्टीम जो है वो रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब आप एक्सेसिव हीटिंग कराते हो केमिकल ब्रेक डाउन होती है और वहाँ से जो है वो हमारे पास गैस जो है वो रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाती हैं, और वो जो गैस रिलीज़ होती है वो हमारे पास होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, आप इसको जो है वो इजीली इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं या आप मेमोराइज़ कर सकते हैं कि जो हमारा सल्फ़र वाला जिप्सम होता है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है। याद रखो कि जो जिप्सम कंटेन्स सल्फ़र कंपाउंड उसमें हाई हीट पर सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ होनी है। जो भी जिप्सम जिसके अंदर सल्फ़र कंपाउंड पाया जाएगा हाई हीट पर उसके अंदर से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। दूसरे ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, जबकि जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ रॉन्ग बिकॉज ये गैस नहीं है, इट्स अ कंपाउंड। और अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन बिकॉज जिप्सम डिकम्पोजिशन का मेन प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो ये नहीं है। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करें तो ये रेलेवेंट रिएक्शन इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है द लास्ट वन MCQs इन दिस वीडियो, दैट इज क्रिस्टलाइनिटी ऑफ द पॉलीमर जो है वो विल रिजल्ट्स एंड इंक्रीज इन इट्स डैश। तो आंसर इज द मोल्डिंग टेम्परेचर। वाई, इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करोगे, सोचो कि एक फैक्ट्री में एक प्लास्टिक मटेरियल को मोल्ड करके डेंटल ट्रेस बनाई जा रही हैं। दो पॉलीमर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एक सॉफ्ट और लूजली अरेंज्ड है और दूसरा जो है वो टाइटली पैक्ड और हाईली क्रिस्टलाइन है। जो हमारे पास वर्कर है वो नोटिस करता है कि जो हाईली क्रिस्टलाइन पॉलीमर से इसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए। देन स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन कि सर इसको ज़्यादा टेम्परेचर क्यों चाहिए एग्जैक्टली, एंड देन उसको जवाब मिलता है बिकॉज क्रिस्टलिनिटी पॉलीमर चेन्स को टाइटली पैक कर देती है, उन्हें तोड़ने के लिए फिर हमें ज़्यादा हीट चाहिए होती है, इसलिए हमारे पास जो मोल्डिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि क्रिस्टलिनिटी से रिलेटेड, इफ़ वी विल डिस्कस क्रिस्टलिनिटी से रिलेटेड, तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि क्रिस्टलिनिटी जो है एग्जैक्टली होती क्या है। इसमें हमारे पास पॉलीमर्स चेन्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर ऑर्डरली ये अगर हम लोग देखें, अगर ये ऑर्डरली टाइटली पैक्ड होंगे तो इसमें हमारे पास क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स आ जाएंगे, और अगर ये रैंडम होंगे तो इसमें एमॉर्फस जो है वो पॉलीमर्स आ जाते हैं। पॉलीमर्स की चेन्स की बात करें तो हमारे पास एक क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स है जिसमें हमारे पास अगर ये ऑर्डरली टाइटली पैक्ड होंगे तो ये हमारे पास कहलाएंगे क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स, जबकि ये एमॉर्फस पॉलीमर्स तब कहलाएंगे जब इसमें रैंडम अरेंजमेंट होगी। सोचो एक नीट स्टॉक ब्रिक वॉल है और एक लूज पाइल ऑफ ब्रिक्स है। ठीक है, नीटली पैक्ड वॉल जो है वो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल वैसे ही क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, इसीलिए ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है इनका ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है, क्रिस्टलाइन इफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टलिनिटी हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ इंक्रीज कराते हैं, रिजिडिटी इंक्रीज कराते हैं, हीट रेजिस्टेंस इंक्रीज कराते हैं एंड मोल्डिंग टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं, जबकि सॉलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी को ये डिक्रीज कराते हैं। वाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, बिकॉज सॉलिबिलिटी की बात करें तो इसका रीज़न ये है कि क्रिस्टलिनिटी जो है
इससे सॉलिबिलिटी जो है वो कम होती है। और डक्टिलिटी की बात करें तो पॉलीमर ज़्यादा रिजिड हो जाता है, इस वजह से इसमें डक्टिलिटी भी जो है वो ऑलमोस्ट कम ही होती है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर नन के ऑप्शन को देखा जाए तो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज मोल्डिंग टेम्परेचर जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होती है। आप इसको इजी इस तरह से भी जो है वो क्रिस्टल सीफर कॉम्पैक्ट और ये मोर हीट इसमें चाहिए होती है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। याद रखें कि जो टाइटली पैक्ड चेन्स होंगी वो हार्डर टू मेल्ट होंगी और इनके लिए हायर जो है वो मोल्टिंग टेम्परेचर हमें चाहिए होगा। डेंटल पॉलीमर्स को अगर हम लोग बात करें तो डेंटल पॉलीमर्स जो है वो डेंचर बेसिस के लिए, इंप्रेशन ट्रेस के लिए, रेजन मटेरियल्स के तौर पर जो है वो यूज़ होते हैं। मेन क्रिस्टलैनिटी प्रॉपर्टीज़ को जो अफेक्ट करती है वो है हायर क्रिस्टलैनिटी, स्ट्रॉन्गर मटेरियल होगा, लेकिन बट प्रोसेसिंग जो है वो हम इसमें हार्डर होती है, ठीक है। अगर हम लोग पैकिंग की बात करें तो हमारे पास क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स की जो पैकिंग है वो थोड़ी टाइट होती है और हीट इसमें जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। मोल्डिंग टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ होता है और सॉलिबिलिटी इसकी डिक्रीज़ होती है। वाइवा में जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है रिलेटेड टू दिस टॉपिक और दिस एमसीक्यूज वो ये होता है कि जो पॉलीमर की क्रिस्टलैनिटी मोल्डिंग टेम्परेचर है वो कैसे इफेक्ट करती है। तो इसका बेस्ट आंसर हमारे पास है कि क्रिस्टलैनिटी मोल्डिंग टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ है वो करती है, होता है बिकॉज ऑफ द पॉलीमर चेन्स जो इसके अंदर मौजूद है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने नोट डाउन कर लिए थे, जो कि मैं आपको भी यहाँ पे बताती जाती हूँ। द नंबर 1 इज़ क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स ज़्यादा ऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है, मोर ऑर्डर्ड होते हैं एंड इसमें ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होती है और ये इसमें हाईली मोल्टिंग टेम्परेचर जो है ये शो करती है। आप इसको जो है वो इमेजिन इस तरह से कर सकते हैं, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो परफेक्टली टाइट फॉर्मेशंस में अगर खड़े हैं तो इनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सेम वे में जो हमारे क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स चेन्स होते हैं ये टाइटली पैक्ड जो है वो होते हैं, इसी वजह से इसमें हमें रिक्वायर्ड होती है मोर हीट, ठीक है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज molding temperature. This was all about the MCQs related to the Vijay Pratap. I hope you understand these MCQs because मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इन MCQs में इनके कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर किया जाए एंड इसके साथ प्रॉपरली जो है वो मैंने थोड़ा सा हर टॉपिक को जो है वो एक्सप्लेन किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि फर्दर जितने भी MCQs जो रहते हैं जो पेंडिंग पे हैं वी विल कवर दोज MCQs in the next videos. If you have any suggestion for me you can comment below.